हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड यू आर डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। मेरा नाम सिमरन कौर है एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रुप 18। अगर मैं ग्रुप 18 की बात करूं तो आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट ग्रुप है दिस इज़ ऑफ ग्रुप 18, राइट। और वो जो ग्रुप है दैट इज़ ऑफ नोबल गैसेस। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। इनको यही नाम क्यों दिया गया। नोबल का मतलब क्या होता है? जो किसी से जल्दी से रिएक्ट ना करे, जो किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, है ना, जो बहुत ही साऊ सा, बहुत ही शरीफ सा हो, उसको हम नोबल बोलते हैं। तो जो नोबल गैसेज हैं वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेज, क्योंकि ये जो है ये किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं, राइट। अब ये रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा। तो अगर मैं नोबल गैसेज की बात करूँ, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब आते हैं। अब इन सब केसेस में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हीलियम जो है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो इट इज़ 2। नियॉन में वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कैन बी रिटन एज 2 8, और दिस इज़ अनदर वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आर्गन 18 2 8 8 एंड सो ऑन। तो इन सब केसेस में आपको ये नज़र आ सकता है कि ऑल दीज हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। तो आपने पढ़ा है कि जो फुली फिल्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो उसमें या तो लास्ट में 2 होना चाहिए, जैसे इट इज़ फॉर केस ऑफ हीलियम ओनली। बाकी सब में हम कहते हैं कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो वाई दीज आर नोबल गैसेज? बिकॉज दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विच इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल। सो दैट इज़ वाई ये जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट। एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज वॉट? दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेज। ऑल राइट, तो नाउ यू नो वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेज। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोबल गैसेज। तो आप बोल सकते हो कि दे आर अनरिएक्टिव बिकॉज ऑफ देयर फुली फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। Now let's move to the atomic properties which is about electronic configuration. अब अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो देखो, हीलियम को छोड़ के बाकी सब केसेस में क्या आ रहा है। इस केस में अगर मैं नियॉन की बात करूं, दिस इज़ 2s2 2p6, आर्गन में दिस इज़ 3s2 3p6, क्रिप्टॉन में 4s2 4p6, जिनॉन में 5s2 5p6 एंड सो ऑन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी दिस विल बी ns2 np6। अब ये जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हीलियम के लिए वैलिड नहीं है। हीलियम के लिए इट इज़ जस्ट 1s2, राइट। तो इसको सिवा इसके हीलियम को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी। दे शो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ns2 np6। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप इज़ ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका एटॉमिक साइज़। अब एटॉमिक साइज़ में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ करता है। तो इस हिसाब से जो हेलोजेंस है उनका एटॉमिक साइज़ सबसे कम होता है। अब अगर मैं इसी लॉजिक से जाऊँ तो लीस्ट एटॉमिक साइज़ किसका होना चाहिए था? नोबल गैसेस का। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस बिल्कुल लास्ट ग्रुप है, हेलोजेंस का तो ग्रुप 17 है। लेकिन नोबल गैसेस का साइज़ एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न क्या है कि इट हैज़ वॉन डेर वाल्स रेडियस। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि 3 तरह के रेडियस होते हैं। एक होते हैं ऐसे कोवलेंट रेडियस, राइट, एक होते हैं ऐसे विच इज़ मेटालिक रेडियस, और एक होते हैं ऐसे विच आर वॉन डेर वाल रेडियस। तो आपने पढ़ा होगा कि जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब इसका जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बिकॉज दे हैव वॉन डेर वाल रेडियस, so that is why the atomic size of group 18 elements is maximum, और यू कैन से कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम यही केस है कि इट इज़ एक्सेप्शनली हाई विच इज़ बिकॉज ऑफ स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो, जो ns2 np6 कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी कन्फिग्रेशन से हम 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी। क्योंकि ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो ना तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और ना ही इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, राइट। तो बिकॉज इट डज़ नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबल है। एंड बिकॉज इट डज़ नॉट वांट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? क्योंकि ये अपनी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो स्टेबल है उसी को मेंटेन रखना चाहता है। दैट इज़ वाई इट हैज़ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है? बिकॉज इट हैज़ स्टेबल फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन, सो इट डज़ नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ यही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़ आती है दे आर मोनोटॉमिक गैसेस। नाउ दिस वर्ड मोनोटॉमिक इटसेल्फ मीन्स से किसी से कंबाइन नहीं करते। आपको याद होगा आपने हेलोजन करे थे, तो हेलोजन एग्जिस्ट एज X2 मॉलिक्यूल, दैट इज़ दे वर डाइटॉमिक। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड फॉर्म करते थे, वो बॉन्ड बनाते थे। तो जो नोबल गैसेस है वो जल्दी से किसी से बॉन्ड बनाती ही नहीं है। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है, और इनकी कोई टेंडेंसी नहीं है क्योंकि स्टेबल फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है।
right? So they do not combine, so that is why they are monatomic. Then they are colorless and tasteless. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स देखिए, डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मोलर मास, लेकिन इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एक्सपेक्टेशन से कम है. क्यों? उसका वही रीज़न है कि दे हैव वीक वन डोर फोर्सेस. आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि जब कोई एग्जैक्ट बॉन्ड नहीं बनता तो जो एटम्स हैं, जैसे नोबल गैसेस के एटम्स हैं, तो दे विल हैव वीक वन डोर फोर्सेस, जो कि बहुत ही वीक फोर्सेस होती है, तो जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा. नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नोबल गैसेज हैं वो दे आर कॉल्ड एज नोबल इटसेल्फ, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते. तो अनरिएक्टिव क्यों है? देखो, अनरिएक्टिव का मतलब क्या है? अगर किसी को भी रिएक्ट करना है तो दो चीज़ें होंगी कि या तो उनको अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़ेंगे, या उसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, या शेयर करने पड़ेंगे. नोबल गैसेज इनमें से कुछ भी नहीं करती हैं. वाई? बिकॉज दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, दे हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड दे हैव स्टेबल फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये केमिकली क्या होते हैं? दे आर केमिकली इनर्ट. अब नोबल गैसेस के कंपाउंड्स इसीलिए बहुत लेट डिस्कवर हुए थे, क्योंकि एक तो ये चीज़ थी कि उनका अबंडेंस बहुत रेयर है, मतलब बहुत लेट पता चला कि ये कंपाउंड बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो अबंडेंस बहुत कम था, ठीक है, और दूसरा दे आर केमिकली इनर्ट. तो इस वजह से ऐसा लगा ही नहीं किसी को कि ये कंपाउंड्स बना सकते हैं, तो किसी का ध्यान गया ही नहीं कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बना सकते हैं. अब नोबल गैसेस कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसा सबसे पहली बार कब पता चला था? जब एन बर्टलेट ने एक्सीडेंटली ये वाला कंपाउंड डिस्कवर कर दिया था, विच वॉज O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव. अब अगर आप यहाँ देखिए, जो O2 है मॉलिकुलर फॉर्म में है, विच हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट. और इसको जब PtF6 से ट्रीट करा गया तो ये ऑब्जर्व हुआ कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा. वाई? बिकॉज इट इज़ इन विसिनिटी विथ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, राइट. तो यहाँ से ये पता चला कि अगर ऑक्सीजन जो स्टेबल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कंपाउंड बना सकता है, तो जिनॉन भी बना सकता है. और जिनॉन ही क्यों बना सकता है? क्योंकि जिनॉन हैज़ कंपेरेबल आयनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, राइट. इस वजह से ये पता चला कि अगर ऑक्सीजन बना सकता है तो जिनॉन भी बना सकता है, राइट. तो दैट इज़ वाई जो मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं वो जिनॉन के ही डिस्कवर हुए, क्योंकि जिनॉन ही एक ऐसा एलिमेंट था विच हैज़ कंपेरेबल आयनाइजेशन एनर्जी एज दैट ऑफ ऑक्सीजन. और जिनॉन भी हर एक के साथ नहीं बनाता. ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के जिनॉन के साथ कंपाउंड बना लेगा, राइट. तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है. तो स्टैंडर्ड क्या है कि जिनॉन सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाता है. अब तुम पूछोगे कि सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्यों बनाता है? तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ इसलिए बनाता है बिकॉज दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सो ओनली दीज हैव टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स. तो वही ऐसे हैं जो जिनॉन से इलेक्ट्रॉन्स खींच सकते हैं, बस यही इतनी हिम्मत रखते हैं कि जिनॉन से इलेक्ट्रॉन्स ले लें, कोई और नहीं खींच सकता, राइट. So these are the different compounds which are formed of xenon with fluorine and oxygen. लास्ट ईयर तक आपको इन कंपाउंड्स के डिटेल्स थी, इनके रिएक्शंस थे, इनकी प्रिपरेशन थी, इनका स्ट्रक्चर था, बट अब एनसीईआरटी ने इसको डिलीट कर दिया है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 18. इसके सिवा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यूजेस ऑफ ग्रुप 18, जिसमें आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन का यूज़ है. तो इन दोनों के यूजेस कोई बहुत खास नहीं है. हीलियम कहाँ यूज़ होता है? हीलियम जो है वो आपके पास मीटियोलॉजिकल पर्पसेस के जो बैलून्स ऊपर जाते हैं वहाँ यूज़ होता है, राइट. नियॉन जो है वो नियॉन लैम्प्स की फॉर्म में यूज़ होता है, यू मस्ट नो इट. हीलियम जो है वो सी डाइवर्स जो नीचे स्कूबा डाइविंग या सी डाइविंग के लिए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि वो जो ब्रीदिंग मिक्सचर लेके जाते हैं अपने साथ, उसमें हीलियम इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स. नियॉन जो है दैट इज़ यूज इन लाइट्स, ठीक है. आर्गन जो है वो कई रिएक्शंस में इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करता है. कोई ऐसे रिएक्टेंट्स होंगे जो रिएक्ट कर जाते हैं एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए जो इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय आर्गन. इन दोनों के यूजेस कोई खास नहीं है, तो दैट इज़ ओके. सिर्फ इन तीन के यूज़ आपको पता होने चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पी ब्लॉक, राइट. दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 18. ग्रुप 18 में आपको सिर्फ जनरल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए थी, जिसमें फिजिकल थी, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी. आपको ये बताना चाहिए कि सिर्फ जिनॉन ही कंपाउंड्स बनाता है, और ये बेसिक सी चीज़ें थी विच यू मस्ट नो अबाउट दिस ग्रुप. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ग्रुप. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया. इन केस यू हैव एनी डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स, do write to me in the comment box, and in case you have any suggestions, then also you are most welcome. Thank you so much. And yes, I want to thank you also for the thing ki many of you have written ki get well soon ma'am. So I really appreciate that you are really concerned about me, and I really appreciate all the love and all the affection which you are giving to me. So thank you so much. Stay blessed. God bless you.